नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। वीडियो बहुत खास होने वाला है, बहुत जबरदस्त वीडियो है, पूरा देखिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे आपके जो 2023 के एसएसटी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या यही पेपर आपके 25 मार्च को होने वाला पेपर क्या यही होगा? क्या यही बोर्ड में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं? क्या ये ओरिजिनल पेपर है? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। अपन डिस्कस करेंगे एक एक इसके पॉइंट को। पहले अपन इस पेपर को जल्दी से हल कर लेते हैं, फिर इस सवालों के भी जवाब को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो लगातार देखी रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो पेपर है 3.25 घंटे का और 80 नंबर का सामाजिक का पेपर 25 मार्च को जो होने वाला है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले खंड के अंदर हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के डिस्कस करें तो यहाँ पे जो पहले पर्सन के अंदर 12 ऑब्जेक्टिव टाइप है, सबसे पहला, साथ में हम पेपर को भी डिस्कस करने वाले हैं और साथ में इसके आंसर्स को भी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको याद करने में, आंसर ढूंढने में और उनको ज्यादा समय वेस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि सारे के सारे आंसर भी इसके साथ मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, सन 1938 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहां हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, लाहौर या फिर मद्रास? तो इसका सही आंसर है लाहौर में। जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर कौन सा है? आजादी, शांति की चाह, या फिर एक नए युग का सूत्रपात, या फिर बहादुरी? तो सही ऑप्शन है इसका बहादुरी। नेक्स्ट है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? ब्रिटेन वुड सम्मेलन में किसकी स्थापना की गई? यूनिसेफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर यूनेस्को? तो सही जो आंसर है वो है बी, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, लो एस किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग्य, प्रवाह, जैव, या फिर अनवीकरणीय योग्य? तो जो लो एस है वो अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, इसमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, या फिर झारखंड में? तो सही ऑप्शन है राजस्थान में। राजस्थान में हमारे क्या पाई जाती है? जो मृदा है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? 1974, 1973, 75 या फिर 76? तो सही ऑप्शन है 1973। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948, 49, 50 या फिर 51? तो सही ऑप्शन है 1948, यानी भारत के एक साल बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया? विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया? 2, 3, 4 या फिर 5? तो सही ऑप्शन है 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, किससे हमारा अभिप्राय होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी जाने वाली असमानता की भूमिका, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना? तो इसमें हम जब बात करते हैं लैंगिक विभाजन की तो हम बात करते हैं समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी जाने वाली असमान भूमिका, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे, मध्य आय वर्ग वाला देश है। मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, चीन या फिर जापान? तो सही ऑप्शन है भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र प्रथम को, द्वितीय को, तृतीय को या फिर चतुर्थ को? तो द्वितीय को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है जो कहलाती है वैश्वीकरण। क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके जो खालिस्तान है उसको, रिक्त स्थान को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है यहाँ पे, अफ्रीका में नामक रोग सबसे पहले 1880 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई दिया। कौन सा रोग था? तो उसको हम कहते हैं रेंडर पेस्ट। कौन सा था? रेंडर पेस्ट उसको नाम है। नेक्स्ट है, भारत में कुल प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थित है। कितने प्रतिशत पर? तो 24.56% पर क्या है? वन स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, अन्य जाति समूह के भेदभाव है उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। तो क्या आधारित है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था है जो अन्य जाति समूह के भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा है। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और के आधार पर की जाती है। और किसके आधार पर? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। किस किस के? शैक्षणिक स्तर हो गया, स्वास्थ्य स्थिति हो गया और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का सेवाओं का मूल्य कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। और नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं? तो विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। इसके बाद हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन है हमारा जो अति लघुतरात्मक एक नंबर का या फिर
एक शब्द या एक आपको पंक्ति में लाइन में उत्तर देना होता है। पहला प्रश्न है गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? तो गिरमिटिया का मतलब होता है विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया के नाम से जाने जाते हैं। जो अनुबंधित विदेश में जाने वाले श्रमिक होते हैं उनको हम गिरमिटिया कहते हैं। नेक्स्ट है वीटो यानी निषेधाधिकार किसे कहते हैं? निषेधाधिकार या वीटो किसे कहते हैं? वह अधिकार है जिसके सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को निरस्त करने का आधार बन जाती है। एक भी व्यक्ति उसको अगर क्या कर दे, असहमत हो जाए, उसको इग्नोर कर दे, उसको नहीं माने, तो वो क्या हो जाता है? प्रस्ताव निरस्त हो जाता है। नेक्स्ट है यह कथन किसका है? जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये कथन जो है मेटरनिक का है। किसका है? मेटरनिक का ये कथन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाढ़ नियंत्रण का कोई एक उपाय बताइए। तो बांधों का निर्माण करके बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहते हैं? कर्तन दहन कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग खेती से नाम से झूम खेती या झूमिंग खेती। किसी एक रेशे वाली फसल का नाम लिखिए। कपास, जूट हो गया, कपास हो गया, ये रेशे का नाम है। बेल्जियम ने 1970 में से 1973 के बीच कुल कितने संशोधन किए? बेल्जियम ने 1970 से 1973 के बीच कितने संशोधन किए? तो 4 संशोधन। कितने किए? 4 संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय? सत्ता के विकेंद्रीकरण से जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को जो शक्तियां दी जाती है उसको हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है कॉर्लिस, स्मिथ और नॉर्मन तीनों में एक समानता क्या है? तीनों की क्या समानता है? तो तीनों क्या है? नस्ल आधारित भेदभाव के विरुद्ध थे। नस्ल आधारित जो भेदभाव है उसके विरुद्ध थे तीनों के तीनों। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण बताइए। तो नवीकरणीय संसाधन हो गया वन, और गैर नवीकरणीय जैसे खनिज तेल, ये क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय बताइए। अतिरिक्त रोजगार सृजन का एक उपाय है खेतों की सिंचाई हेतु एक नए बांध का निर्माण करना। कई खेतों की सिंचाई हेतु, बहुत सारे खेतों की सिंचाई हेतु एक बांध का निर्माण करना। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? वैश्वीकरण को तो प्रौद्योगिकी। कौन सा है? प्रौद्योगिकी इसका मुख्य कारण है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड सेक्शन के अंदर, ठीक है, उसके हम बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है रेशम मार्ग किस किस वस्तुओं का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से किस किस वस्तुओं का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से चीन के रेशम, चाय, चीनी, मिट्टी के बर्तन, मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च और कीमती पत्थर दुनिया के दूसरे भागों में भेजता था। और रोम यानी यूरोप से सोना, चांदी, शीशे, वस्तुएं, शराब, कालीन और गहने आदि एशिया महाद्वीप में आते थे। इसी मार्ग से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। तो ये था जो हम रेशम मार्ग कहते थे, इससे वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। नेक्स्ट है वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या बताइए? तो वियना संधि के इसमें प्रमुख उद्देश्य समस्त परिवर्तनों को समाप्त करना था जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। नेपोलियन युद्ध के दौरान जो भी परिवर्तन हुए थे उनको समाप्त करना था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूढ़े वंश की सत्ता को पुनर्स्थापित करना था। फ्रांस को उन प्रदेशों से वंचित करना जिन पर नेपोलियन के अधिकार कर लिया था। नेपोलियन ने जिन पर अधिकार कर लिया था उनको वंचित करना था। और फ्रांस की सीमा पर अनेक राज्यों की स्थापना करना ताकि भविष्य में फ्रांस अपने साम्राज्य का विस्तार न कर सके, यानी उसकी सीमा निर्धारित कर देना। और नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापना किया था उसे बनाए रखना, ये भी एक था। और नेक्स्ट था यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना। ये क्या था? ये उस संधि के प्रमुख उद्देश्य थे। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक टिप्पणी लिखिए। तो हमें पता है जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस दिन अमृतसर के आसपास के कई गांवों के लोग जलियांवाला बाग में क्या हुए थे? एकत्रित हुए थे। इस मैदान के चारों ओर बंद था। अंग्रेज अफसर ने आदेश पर सिपाही ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए और अनेक घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सर्वाधिक दर्दनाक घटना है। इस घटना ने समस्त भारत को क्या कर दिया? अंग्रेजी विरोधी बना दिया। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जून 1992 में 100 से अधिक देशों ने राष्ट्र अध्यक्षों का एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से हुआ। किसके नाम से हुआ? अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। ये पूछा जा सकता है अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है, कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो और ब्राजील में। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन एवं जैविक विविधता के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। यही घोषणा पत्र एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है,
ठीक है। इस घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के खतरों को रोकना, जैविक विविधता, पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करना और भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। संकटग्रस्त जातियां कौन सी होती है? पादपों और वन्य जीवों की वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा संकटग्रस्त जातियां कहलाती है। जिनके लुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है वो क्या है? संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं। ठीक है। जिनके विशेष परिस्थिति के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि इनका नियंत्रण स्थापित नहीं होता है तो इन जातियों को जीवित रहना कठिन हो जाएगा और इन जातियों का संरक्षण द्वारा बचाया जा सकता है। इनको बचाया तो जा सकता है, लेकिन अगर विशेष इंतजाम नहीं किए जाते तो ये भी क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। विशेष प्रयासों में इनमें वृद्धि की संभावना है। उदाहरण के लिए काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, गोडावण, शेर की पूंछ वाला बंदर, ठीक है, और संगाई, ये क्या है? एक मणिपुर का हिरण है। ये एक संकटग्रस्त प्रजातियों के अंदर आते हैं। मतलब ये अगर इनको सही तरीके से इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये विलुप्त हो सकते हैं। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं? स्पष्ट कीजिए। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण इस दौर में भारतीय किसानों की कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय चावल, कपास, चाय, कॉफी, रबड़, जूट, मांस मुख्य उत्पादक देशों के बावजूद विकसित देशों के प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा है। जो विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा में फिर भी पिछड़ रहा है, क्योंकि विकसित देश कृषि को अधिकाधिक सहायता एवं अनुबंध प्रदान करते हैं। वहां के लोग कृषि को अधिक अनुबंध देते हैं। अतः हमें विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपनी विशाल क्षमता का सही योजनाबद्ध तरीकों से उपयोग करना होगा। अगर अपन सही तरीके योजनाबद्ध उपयोग नहीं करेंगे तो हम पिछड़े हुए रहेंगे। बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए? तो श्रीलंका ने जो कदम उठाए थे, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सिंहली वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई प्रकार के उपाय अपनाए गए। 1956 में श्रीलंका सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है। और नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यह तमिल हिंदुओं के लिए अपमानजनक कदम था। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? संघीय शासन व्यवस्था यह सरकार की एक व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्रावधान एवं उसकी विभिन्न अनुसांगिक इकाइयों में बंट गई है, के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर सरकारें होती है, जिसमें एक सरकार संपूर्ण देश के लिए होती है जिससे जिनमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर यह राज्य और प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है। उसके बाद में कौन सी? राज्य और प्रांतीय स्तर, जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों को सरकार अपने अपने स्तर पर क्या करती है? स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती है। उदाहरण के लिए जैसे भारत को हम कह सकते हैं। ठीक है। सामाजिक विभाजन तथा राजनीतिक किस प्रकार अंतर संबंधित हैं? व्याख्या करें। सामाजिक विभाजन तथा राजनीतिक परस्पर अंतर संबंधित है। सामाजिक विभाजन से राजनीतिक प्रभावित होता है। यदि सामाजिक विभाजन किसी सामूहिक विशेष द्वारा अपनी पहचान बनाने के लिए होता है तो इस प्रकार के विभाजन में समझौते की गुंजाइश नहीं होती। जैसे आयरलैंड में लोग अपनी पहचान कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट के रूप में बनाना चाहते हैं। दूसरे उदाहरण में बेल्जियम का है, जहां के लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं किंतु एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। इन अलग अलग भाषाओं को दूसरे समुदाय के लोगों का कोई अहित नहीं होता। नेक्स्ट है, विकास की धारणीय से आप क्या समझते हैं? धारणीयता से क्या समझते हैं? विकास की धारणीय का आशय विकास के स्तर को ऊंचा उठाने और वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी के लिए क्या है? बनाए रखने में है, बनाए रखने से। अतः धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना विकास अधूरा। इसमें भावी पीढ़ी की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना वर्तमान की पीढ़ी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने पर बल दिया है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिला है। अतः देश की भावी उन्नति के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उदाहरण सहित आपको अंतर बताना है। तो सार्वजनिक क्षेत्र कौन से होते हैं? निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र ये क्षेत्र अंतर्गत अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। जो सार्वजनिक होती है उन पर क्या होता है? सरकार का स्वामित्व होता है। जबकि जो निजी क्षेत्र होते हैं उनमें एकल व्यक्ति या किसी कंपनी का अपना क्या होता है? वर्चस्व होता है। ठीक है, ये होता है। इसकी बात करें तो जैसे डाकघर, भारतीय रेल हो गया, आकाशवाणी हो गया, इंडियन एयरलाइंस हो गया, इनके ऊपर क्या है? हालांकि अभी तो एयरलाइंस भी बेच दिए गए हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या था? सरकार का अपना अधिकार था। जैसे नित्तल पब्लिकेशन, टाटा एंड कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये क्या है? निजी संपत्तियां हैं।
ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण की वृद्धि करना होता है, जबकि निजी क्षेत्र गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, वो उनको लाभ कमाना, जबकि इनको सार्वजनिक कल्याण के लिए होता है। सार्वजनिक इस क्षेत्र में उत्पादक एवं वितरण संबंधी समस्त निर्णय सरकार द्वारा निर्धारित किए, सारे के सारे निर्णय सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इस क्षेत्र में उत्पादन एवं वितरण संबंधी निर्णय निजी स्वामियों अथवा प्रबंधकों द्वारा किए जाते हैं, या तो जिसका है वो लेगा या फिर उसको जिसको प्रबंधन दे रखा है, मैनेजमेंट जिसको दे रखा है वो इसके निर्णय लेता है। नेक्स्ट है भारत में औपचारिक क्षेत्र के साथ किन्हीं दो स्रोतों के नाम लिखिए। तो कौन सा है, एक तो हो गया बैंक, एक हो गया सरकारी समितियां। इसके बारे में आप चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोध लगाने के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। क्या है, विदेशी व्यापार पर। तो भारत सरकार द्वारा विदेशी प्रतिस्पर्धा में देश के उत्पादकों की रक्षा करने के लिए अवरोध लगाए गए, ताकि वो क्या रहे, उत्पाद यहां पर ही रहे और क्या लगाया जा सके, उत्पादकों की रक्षा की जा सके। 1950 से 1960 के दशक में भारतीय उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे। इस अवस्था में आयातों से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती थी। जो आयात बाहर से आ रहे थे तो सारा का सारा माल बाहर से आ रहा था, तो यहाँ जो लोग यूज नहीं कर रहे थे तो वो बढ़ावा नहीं मिल रहा था, इसलिए भी उनको क्या करना पड़ा, विदेशी व्यापार को अवरोध यानी तोड़ना पड़ा। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, जो तीसरा सेक्शन है हमारा, नेपोलियन संहिता की विशेषताएं लिखी। नेपोलियन संहिता की, तो अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए 804 ईस्वी में नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू की। कैसे की, नागरिक संहिता। यह संहिता नेपोलियन की संहिता के नाम से ही जानी जाती है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। इस संहिता के प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार थी। इस संहिता में जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष समानता और संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। ठीक है। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया तथा किसान और भूदासत्व और जागीरदारी करों को मुक्ति दिलाई। यातायात एवं संचार व्यवस्था को सुधार किए गए। ठीक है। शहरों में कारीगर और श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। संपूर्ण देश में यह राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की गई और एक समान कानून व्यवस्था और मापतोल की एक जैसी क्या करनी, प्रणाली लागू कर दी गई। इसके अथवा में आपको पूछा गया है जलवेराइन संघ की विशेषताएं बताइए। अब चाहे तो वो लिख सकते हैं, चाहे जलवेराइन संघ की विशेषता लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। आपको आंसर सारा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बांध किस प्रकार मदद करते हैं, ये आपको बताना है। तो हमारे मतानुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बांध बहुत मदद करते हैं। प्रभावित जल को रोककर दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बांध, जो कि आमतौर पर जलाशय, झील या जल भरण बताती है, बांध कहलाती है। ठीक है। जहां पर पानी को, बहुत सारे बहते हुए पानी को क्या कर दिया जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में इकट्ठा किया जाता है, उसको हम बांध कहते हैं। बांध का अर्थ जलाशय से होता है, न कि इसके ढांचे से। बांध केवल सिंचाई के लिए ही नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, बल्कि इनका उपयोग विद्युत उत्पादन में, घरेलू और औद्योगिक उपयोग में, जलापूर्ति में, बाढ़ नियंत्रण में, मनोरंजन में, मत्स्य पालन में, नौकायान में आदि इन सभी कार्यों के लिए किया जाता है। इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ बांध को, पानी को इकट्ठा करना, बहुत सारे, मतलब इसीलिए इसको बहुउद्देश्य योजना कहते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य बहुत सारा होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पे बांध से एकत्रित जल के अनेक उपयोग में समन्वित तो होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सतलज व्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। यहाँ जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। कौन सी है, सतलज व्यास बेसिन पर। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना है। और इसी प्रकार महानदी पर बेसिन हीराकुंड, महानदी पर कौन सी है, हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। इसके अथवा में है बाढ़ से बचाव के कोई 3 सुरक्षा उपाय। ये नॉर्मल आप लिख सकते हैं अपने अनुसार, बाढ़ से बचने के कोई 3 उपाय आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है, कोई 3 तर्क बताइए। सांप्रदायिकता, तो बात करें दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता की सबसे बड़ी, ठीक है, आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में ही देखने को मिलती है। इससे धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं एवं एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं सम्मिलित है। इसमें यह कहा जाता है, बहुत सारी धारणाएं पुरानी चल रही है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बनाया जाता है। ये चीजें इतनी सामान्य है कि सामान्यतः हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता, जबकि ये हमारे अंदर बैठी हुई होती है। ठीक है, ये हमारे अंदर पहले से ही बैठी हुई थी। नेक्स्ट है, समुदाय के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए फिराक में ही रहती है। राजनीतिक तरीकों से क्या किया जाता है, धर्म को बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, उछाला जाता है इस मुद्दे को, और धार्मिक बात के आधार पर, धार्मिक भेदभाव के आधार पर क्या किया जाता है, जो राजनीति है आजकल की जाती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय में से संबंध रखते हैं, उनकी यह कोशिश
बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उन्हें यह विश्वास अलग राजनीति इकाई बनाने की इच्छा का रूप में ले लेती है। फिर जो बहुसंख्यक होते हैं वो अपना ही वर्चस्व चलाते हैं, इसलिए जो अल्पसंख्यक होते हैं फिर वो अपनी राजनीतिक पार्टी अलग बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सांप्रदायिकता आधार पर राजनीतिक गोलबंदी, सामाजिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसके अंतर्गत धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील एवं उनके ही लोगों के मन में डर बिठाने जैसे तरीकों का उपयोग किया जाना एक सामान्य बात है। फिर धीरे धीरे इस तरह से यूज किया जाता है कि लोगों के उसके खिलाफ डर बिठाया जाता है। ठीक है, चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं अथवा हितों को बात उठाने जैसे तरीके सामान्य अपनाए जाते हैं। यानी किसी जब चुनाव का समय आता है तो किसी धार्मिक भेदभाव के आधार पर जो वोटिंग की जाती है वो मुद्दा ज्यादातर राजनीतिक समय में ही उठाया जाता है। इसके अथवा में आप प्रश्न लिख सकते हैं, जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव। जातिगत असमानता कैसे दूर की जा सकती है? आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हमें। देखिए यहाँ पर दिया आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को समाप्त कर देती है। निम्न उदाहरण से हम स्पष्ट कर सकते हैं। माना एक किसान सरसों के बदले गुड़ लेना चाहता है। सबसे पहले सरसों विक्रेता किसान को ऐसे दुकानदार को ढूंढना होगा जो न केवल गुड़ बेचता हो बल्कि उसके बदले सरसों भी खरीदना चाहता हो। हमें अगर किसी के बदले में कोई चीज लेनी है तो हमें सिर्फ ना देता हूं, अगर मान लो वो सिर्फ गुड़ ही बेचता हो, सरसों लेता ही ना हो और हमें सरसों के बदले में गुड़ चाहिए, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुएं खरीदने बेचने में सहमति हो, इसे ही आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। साथ ही दोहरे संयोग का मिलना एक महत्वपूर्ण समस्या भी है। मुद्रा द्वारा इस समस्या का समाधान हो जाता है। मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका का निर्वाह करने की आवश्यकता को दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त कर देती है। अतः अब सरसों विक्रेता किसान किसी भी क्रेता को मुद्रा के बदले सरसों बेच सकता है और सरसों बेचने से प्राप्त मुद्रा से बाजार में अपनी जरूरत की आवश्यकता की कोई भी वस्तु या सेवा खरीद सकता है। अब मान लो किसी को वो अपनी सरसों बेचना चाहता है तो सरसों के बदले में उसको मुद्रा मिल गई, अब मुद्रा से वो जो चाहे वो चीज खरीद सकता है। इसके अथवा में है, अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को संगठित करने में मदद करता है। स्वयं सहायता समूह कैसे संगठित करने में मदद करता है। नेक्स्ट समय जो निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, पहले है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो आप इसके अलग अलग पॉइंट बनाकर क्या कर लेंगे, इसका वर्णन कर देंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में महात्मा गांधी का क्या क्या योग रहा, ठीक है, किस किस जो आधार पर उनका योगदान रहा, वो सारा आपको इसके अंदर लिखना है। हालांकि आपको सारा लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अथवा में जो आपके प्रश्न है, ठीक है, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना। आपको पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरा वर्णन करना है, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कब भारत आया, ये सारे आपको लिखना है। मतलब ठीक है, तो साइमन कमीशन कब भारत आया, ये सारा आपको क्या करना है, इसके अंदर पूरी डिटेल के अंदर आपको इसको लिखना है, क्योंकि बड़ा आंसर है। ठीक है, 4 नंबर में पूछा गया तो उसके अनुसार। ठीक है, और इसके बाद में 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेपाल में लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। जो नेपाल में लोकतंत्र के लिए जो दूसरा आंदोलन हुआ उसके बारे में आपको लिखना है, ये कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, कब तक चला ये है। या फिर आप इसके अथवा में लिख सकते हैं, आंदोलनकारी समूह क्या होता है, इसके प्रकारों के बारे में बताइए। आंदोलनकारी समूह क्या है, इसके प्रकारों के बारे में बताइए। नेक्स्ट है हमारा मानचित्र जो पूछा जाएगा, 4 प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, आपको इसके अंदर रावत भाटा, नासिक, नवेली और तलचर आपको बताना है। तो देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान के अंदर अपना आता है रावत भाटा, यहाँ पर आता है महाराष्ट्र के अंदर नासिक, और यहाँ पर उड़ीसा के अंदर आता है तलचर, और लास्ट रहता है कौन सा, नवेली। नवेली कहां पर आता है, तमिलनाडु में। कहां पर आता है, तमिलनाडु में। इसके अथवा में एक और आपको मैप पूछा गया, गया, मारमागांव, नेल्लोर और अजमेर पूछा गया। तो गया है बिहार के अंदर, ठीक है। मारमागांव कहां पर है, मारमागांव हम बात करें तो कहां पर आ जाता है, ये है केरल, गोवा। गोवा के बाद में क्या है, कर्नाटक, यहाँ पे आता है कर्नाटक, वो तमिलनाडु के अंदर है, ये ध्यान रखना। ये तमिलनाडु है, यहाँ पर नवेली तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। और यहाँ कर्नाटक के अंदर नेल्लोर जो है वो कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है नेल्लोर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर है नेल्लोर, और अजमेर राजस्थान के अंदर है, लगभग बीचों बीच में है। तो इस प्रकार इन प्रश्नों का आप अच्छे से अध्ययन कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं क्या बोर्ड में यही पेपर आने वाला है, क्या पूरा बोर्ड का पेपर यही है, तो ऐसी बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, बस आपके इंपॉर्टेंट के तौर पर बताया गया है, ठीक है। लेकिन आपके जो
पेपर की बात करें तो आपको पेपर कहीं भी नहीं मिलने वाला। जैसा मैं बार बार कहता हूं, आपका जो पेपर है वो आपको बोर्ड के 25 मार्च को ही मिलेगा, वही आपका ओरिजिनल पेपर है। इसके अलावा जो भी आपको इंटरनेट पर जहां से सोर्सों से पेपर मिल रहा है वो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर कतई नहीं है। ठीक है, इन बातों का आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट तौर के पे आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन वो कतई नहीं है कि वो बोर्ड के पेपर वाले ही आपके पर्सन है। उसमें से जो क्वेश्चन आ जाते हैं, ये प्रोबेबिलिटी रहती है, ये संभावना रहती है कि इनके आने के चांसेस होते हैं, बाकी ये कतई नहीं है कि यही पर्सन आएंगे। तो इस हिसाब से आप तैयार करें, पेपर को अच्छे से तैयार करें, अच्छे से तैयारी करें और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करें। ठीक है, और आपको जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो जल्दी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पार्ट वाइज करा दी जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।